नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। मेरे YouTube चैनल साहित्य गंगा में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 के CBSE पाठ्यक्रम में स्थित आरोह पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी रचित बादल राग कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। लघु मानव अर्थात आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आवाहन क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं हैरे में भी वंचितों के पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। ब्रजपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ हैं। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर, त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। इस कविता की रचना कवि ने 1920 में की है। तो आइए इस कविता का क्रमशः वाचन करते हुए इसके भावार्थ को देखते हैं। तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन में भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मी पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। तिरती है अर्थात तैरती है, मंडराती है। समीर अर्थात सागर, हवा रूपी समुद्र। अस्थिर अर्थात नश्वर, दग्ध माने जला हुआ, दुखी, विप्लव माने प्रलय, प्लावित डूबा हुआ। रणतरी अर्थात रण रूपी नौका, सुप्त अर्थात सोए हुए, अविकसित। भेरी गर्जन अर्थात नगाड़े की तेज आवाज। कवि बादल के प्रलयकारी रूप का चित्रण यहाँ कर रहा है कि हे प्रलय के बादल, वायु रूपी सागर के ऊपर तू सदैव इस प्रकार मंडराता रहता है जिस प्रकार नश्वर के ऊपर दुख की छाया सदैव घिरी रहती है। भाव यह है कि समीर के समान सुख भी चंचल और अस्थिर होता है।
प्रायः सुख के वातावरण पर दुख छा जाता है। ग्रीष्म के भयंकर ताप से दग्ध संसार के हृदय पर निर्दय क्रांति के रूप में क्रांति का दूत बार बार छा जाता है। अर्थात जिस प्रकार क्रांति संसार के कष्टों का विनाश करके सुख से पूर्ण एक नवीन वातावरण की सृष्टि करती है, उसी प्रकार क्रांति का प्रतीक यह बादल भी ग्रीष्म ताप से पीड़ित संसार को नव जीवन का सुख संदेश देता आया है। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रही हैं। कवि कहते हैं कि यह बादल युद्ध की उस नौका के समान है। घनबेरी गर्जन अर्थात युद्ध की उस नौका के समान है जिसमें युद्ध की आकांक्षाएं भरी हुई हैं। अर्थात यह संपूर्ण तापों का विनाश करने की दृढ़ आकांक्षा से भरा हुआ है। नगाड़ों के समान इस बादल की गर्जना को सुनकर पृथ्वी उर्मे पृथ्वी के आशाओं से सुनकर पृथ्वी के भीतर सोते हुए अंकुर जल कणों के रूप में नया जीवन प्राप्त करने की आशा से भरकर अपना सिर ऊंचा कर बादल की ओर ताक रहे हैं। न जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ही विप्लव के बादल ताक रहे हैं इस बादल की ओर फिर अर्थात बार बार। समीर सागर सजग सुप्त में छेकानुप्रास अलंकार है। फिर में पुनरुक्ति प्रकाश। समीर सागर में रूपक, श्रेष्ठ में जीवन और पूरे छंद में मानवीकरण की सुंदर योजना स्पष्ट है। आलंबन के रूप में प्रकृति वर्णन छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। इस कविता में प्रकृति के कोमल रूप के साथ साथ कठोर रूप का भी वर्णन किया गया है। कवि निराला की क्रांति प्रेता सभी जानते हैं और बादल के रूप में क्रांति का स्वर यहाँ गुंजायमान हो रहा है। आइए कविता की अगली पंक्तियों को देखते हैं। बार बार गर्जन वर्षण है मुसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर व्रज हुंकार, अश्निपात से सापित उन्नत, शत शत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। वर्षण का तात्पर्य होता है बरसना, मूसलाधार माने घनघोर वर्षा, ब्रज हुंकार माने भयानक गर्जन, अश्नि माने बिजली, पात माने गिरना, शापित माने गिराया हुआ, छत विछत माने हत अर्थात घायल, अचल माने पर्वत, गगन स्पर्शी माने गगन को छूने का या छूने वाला, स्पर्धाधीर माने स्पर्धा के साथ स्पर्धा होड़ करने वाला। यहाँ कवि बादल के विप्लवकारी स्वरूप का चित्रण कर रहे हैं कि ही विप्लव के बादल, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हे विप्लव के बादल तुम बार बार गरजो और मूसलाधार वर्षा करते रहो या करते हो। तुम्हारी घोर और भयंकर गर्जन को सुनकर एवं वर्षा से मस्त होकर संसार के प्राणी अपना हृदय थाम लेते हैं, अर्थात भय के मारे सिहर उठते हैं। तुम वीरों के समान अपना मस्तक ऊपर उठाए उन सैकड़ों पर्वतों पर बिजलियां गिराकर उनके चंचल शरीर को विदीर्ण अर्थात घायल कर देते हो, जो ऊंचाई और धैर्य में आसमान की बराबरी करने वाले होते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, जो स्पर्धा करने वाले होते हैं अर्थात बराबरी करने वाले होते हैं। यहाँ सर्वत्र अनुप्रास की छटा विद्यमान है। बार बार सुन शत में पुनरुक्ति प्रकाश है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर में अतिशयोक्ति है और पूरी पंक्तियों में मानवीकरण की सुंदर योजना स्पष्ट है। आगे की पंक्तियों को देखिए। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। कवि कहते हैं कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। रव का मतलब होता है शब्द, शस्य अर्थात अनाज हरियाली, विप्लव रव माने क्रांति का गर्जन। कभी विप्लव के बादल को संबोधित करता हुआ जनशक्ति की महिमा के प्रति संकेत कर रहा है।
कि हे बादल, जब तुम गरज कर बरसते हो, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। कवि कहते हैं कि हे बादल, जब तुम गरजते या गरज कर बरसते हो तब बड़े बड़े वृक्ष तो धराशायी हो जाते हैं, परंतु फूल और बीजों को धारण करते हुए अनाज, शस्य, धरती पर जो अनाज हैं, छोटे छोटे अगणित पौधे अपने छोटे से भार को लिए हुए खिल उठते हैं और हरियाली रूप में हिलते हुए ऐसे लगते हैं मानो प्रसन्नता पूर्वक वे हाथ हिलाकर तुम्हें अपने पास बुला रहे हों और तेरी विनाश लीला से उन्हें भय लगता है। तेरी विनाश लीला से उन्हें भय लगता है, क्योंकि क्रांति बादल में छोटे पदार्थ ही शोभा पाते हैं। यहाँ पर हंस हंस खिलखिल में पुनरुक्ति प्रकाश है और विप्लव शोभा पाते में निर्देशना, साथ ही संपूर्ण पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार की सुंदर योजना है। क्रांति सदैव सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए होती है। 1917 में होने वाली रूस की क्रांति इसका प्रत्यक्ष प्रमाण थी। इस छंद में उसी क्रांति का आह्वान कवि ने किया है। पूंजीपतियों के प्रति या पूंजीपतियों के प्रतीक पर्वतों को क्रांति का प्रतीक बादल को वज्रपात द्वारा नष्ट कर देता है और सर्वहारा वर्ग के प्रतीक शस्य श्यामल खेतों को हरा भरा एवं उल्लासित कर बना देता है। इसी को लक्ष्य करके अब हरी क्रांति की बात की जाने लगी थी। उस समय तो प्रतीकात्मकता छायावादी काव्य शैली की या काव्यगत विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। यहाँ पर भी निराला जी ने सफल प्रतीक विधान को चित्रित किया है। आगे देखिए निराला जी क्या कहते हैं। कविता की पंक्तियों को देखते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी ब्रज गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अट्टालिका का अर्थ होगा अटारी, लक्षणा से राग रंग के स्थल। आतंक भवन, भय को उत्पन्न करने वाले भवन। आतंक भवन अर्थात भय को उत्पन्न करने वाले भवन। पंख माने कीचड़, जल विप्लव प्लावन माने प्रलय से या प्रलय जल का उमड़ता हुआ समूह चारों ओर जो फैला रहता है। क्षुद्र माने छोटा, प्रफुल्ल माने खिला, जलद माने कमल, रुद्ध माने रुका हुआ, क्षुब्ध माने दुखी, तोष माने संतोष, अंगना अंग अर्थात नारी का शरीर, अंक माने गोद, धनी माने धनवान, त्रस्त माने भयभीत। क्रांति का प्रतीक बादल पूंजीपतियों को कैसे भयभीत करता है, इस छंद में कवि ने इस स्थिति का चित्रण किया है कि हे क्रांति दूत बादल, तेरे आगमन के फलस्वरूप ये अट्टालिकाएं नहीं है रे आतंक भवन। तेरे आगमन के फलस्वरूप ये अट्टालिकाएं अब अट्टालिकाएं माने केली क्रीड़ा की जगह नहीं रह गईं। ये अब भय का निवास स्थान बन गई हैं, अर्थात उनमें रहने वाले व्यक्ति अब राग रंग भूलकर आतंकित हो गए हैं। जल प्लावन तो सदैव कीचड़ पर होता है और कीचड़ में ही खिलने वाले छोटे छोटे कमल पुष्पों से निर्मल जल ढरकता है। भाव यह है कि बादल का जीवन दान ऊंचे महलों में रहने वालों के लिए नहीं होता, उसका जल तो कीचड़ सदृश पद दलित सर्वहारा वर्ग के लिए होता है। भीषण जल प्लावन के समय जिस प्रकार छोटे छोटे कमल खिले रहते हैं, उसी प्रकार समाज के
तथाकथित छोटे लोग रोगों और दुखों से पीड़ित रहते हुए भी प्रसन्न बने रहेंगे। इसी प्रकार कष्ट के समय भी बादलों की सुकुमारता अक्षुण्ण बनी रहेगी। शशव सुकुमार शरीर रुद्ध कोश क्षुब्ध तोष अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। जिसका कोश खाली हो गया है, जिसकी मानसिकता भंग हो गई है, ऐसे धनिक लोग अपनी शैया पर नारी के अंग से लिपटे हुए डर के मारे कांप रहे हैं। क्रांति रूपी बादल का ब्रज सदृश कठोर गर्जन उन्हें बराबर भयभीत करता रहा है। डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके मुख से आवाज नहीं निकल रही है। अर्थात जब बादल गरज रहा है रावण के लिए, तो लोगों को अंदर भय उत्पन्न हो रहा है। जो अट्टालिकाएं कभी उनके मनोरंजन का साधन हुआ करती थीं, आज उनके भय का निवास स्थान हो गई हैं। अर्थात वहां पर भय निवास कर रहा है। शशव शरीर अंगना अंग में छेकानुप्रास अलंकार है। री बादल में मानवीकरण और आतंक अंक में रूपक अलंकार की सुंदर योजना स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रही है। इस छंद में निराला पर साम्यवादी विचारधारा का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखलाई देता है। सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति के साथ साथ पूंजीपति के प्रति घृणा एवं आक्रोश भी यहाँ स्पष्ट है। पूंजीपति के विनाश का सुख स्वप्न साम्यवाद का मूल मंत्र है। आइए कविता की आखिरी पंक्तियों को देखते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ही विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। जीर्ण माने पुरानी शक्तिहीन, शीर्ण माने स्थिर थका हुआ, पारावार माने समुद्र, जीवन माने जल अर्थात जीवन। कवि का कहना है कि दुर्बल किसान बादल के स्वागत को प्रस्तुत रहता है। हे विप्लव के वीर बादल, शक्तिहीन भुजा और स्थिर शरीर वाले व्याकुल कृषक तेरा आवाहन करता है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। तो हे विप्लव के वीर बादल, शक्तिहीन भुजा और स्थिर शरीर वाले व्याकुल कृषक तेरा आवाहन करते हैं। इन धनिकों ने उनका समस्त जीवन रस खून अर्थात चूस लिया है। अब तो किसान केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवन के अथाह भंडार, किसान तुझे बुला रहे हैं। संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार की सुंदर योजना स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रही है। साम्यवादी चिंतन तथा प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्तियां भी इस कविता में स्पष्ट रूप से मुखरित हो रही हैं। आइए, चूंकि कविता पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और मैं यहाँ पर एक बात आपको अवगत करा दूं कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम में प्रश्न जो हैं वो समीक्षात्मक रूप से आते हैं, तार्किक रूप से आते हैं। तो कविता पर जहाँ तक प्रश्न बनते हैं वो कविता के भाव पक्ष को लेकर बनते हैं। तो एक संक्षिप्त दृष्टि कविता की समीक्षा शैली पर डालते हैं, अर्थात साहित्यिक शैली पर डालते हैं कि इस कविता को रचने में कवि ने किन किन चीजों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्थिर किया है, रखा है। तो आइए इसको देखते हैं। यह कविता 1920 में निराला जी द्वारा रचित है। इसमें निराला जी एक और तो बादल को बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक बताते हैं, तो दूसरी ओर उसे क्रांति का अग्रदूत बताकर समाज की विषमता को दूर करने के लिए क्रांति की महत्ता का उद्घोष भी करते हैं। उनका स्पष्ट उद्घोष है कि भयंकर गर्जना को सुनकर ही पृथ्वी जो बीज को अंतस्थल में छिपाए रहती है, अंकुरित कर उन्हें छोटे छोटे पौधों के रूप में अपने गर्भ से निकाल देती है। अर्थात जब तक बादल राग अर्थात जब तक व्यक्ति के अंतर क्रांति के बीज न उत्पन्न हो, तब तक वह समाज के लिए कुछ भी नहीं
कर सकता। क्रांति की गर्जना को सुनकर ही अपने तिजोरियों में कैद समाज के निर्धन वर्ग की कमाई को पूंजीपति निकालता है। यह केवल क्रांति की भाषा सुनता है। कौन? पूंजीपति। अब इस कविता की कुछ साहित्यिक विशेषताओं को भी देखते हैं। कवि कहते हैं कि यह जो संसार है वह अस्थिर है। कवि का मानना है कि इस चराचर जगत में सुख क्षणभंगुर है, वह अस्थिर है। जिधर देखो उधर सुख के सागर दुख हावी, सुख के ऊपर दुख हावी है। चारों ओर दुख के कारण यह संसार जल रहा है। तभी तो कविता का प्रारंभ ही इन पंक्तियों से करते हैं कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कवि ने इस कविता में बादलों की गर्जना क्रांति का प्रतीक के रूप में स्पष्ट किया है, बतलाया है। कवि बादलों की गर्जना को विप्लव की रणभेरी के रूप में देखता हुआ कहता है कि पृथ्वी के अंतस्थल में छिपे हुए बीज जो अंकुरण की आशा लगाए हुए दम साधे पड़े हुए थे, वे इस गर्जना से आशान्वित होते हैं, अर्थात उनमें आशा जगती है और वर्षा की बूंद के साथ पृथ्वी के आवरण को विदीर्ण कर अपना सिर ऊपर उठा लेते हैं। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से घनभेरी गर्जन के सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। इसके साथ ही कवि ने बादल की प्रतीकात्मकता को भी यहाँ स्पष्ट किया, अर्थात प्रतीक के रूप में बादल को रखा है। बादल की गर्जना को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कविता में उपस्थित किया है। कवि ने बादलों की गर्जना को क्रांति का गर्जन बताया है और स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि बादलों की गर्जना सुनकर ही पृथ्वी के गर्भ में दबे पड़े अंकुर प्रस्फुटन के लिए उतावले होते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी भी उन्हें बाहर निकालने के लिए मुक्त कर देती है। ठीक उसी प्रकार क्रांति की गर्जना सुनकर ही पूंजीपति भयभीत होकर समाज की विषमता दूर कर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में सहयोगी बनकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं, अर्थात समाज के कल्याण में ही लीन हो जाते हैं। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर ब्रज हुंकार। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी यह कविता महत्वपूर्ण है। आलंबन के रूप में प्रकृति चित्रण छायावादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता रही है। निराला जी ने प्रस्तुत कविता में प्रकृति के कोमल रूप के साथ ही प्रकृति के कठोर रूप का भी चित्रण किया है। यहाँ बादलों के विप्लवकारी एवं प्रलयकारी रूप को प्रधानता दी गई है। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर ब्रज हुंकार। इसके साथ ही इस कविता में साम्यवादी और प्रगतिवादी विचारधारा के भी दर्शन होते हैं। निराला जी इस कविता का कथ्य समाजवादी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा से अनुप्राणित मानते हैं। सर्वहारा वर्ग के प्रति उनकी सहानुभूति के साथ ही पूंजीपति के प्रति उनके आक्रोश को इस कविता में देखा जा सकता है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर ही विप्लव की वीर। प्रगतिवाद का युग यद्यपि 1936 से 44 तक माना जाता है, किंतु निराला जी 1920 में रचित इस कविता में प्रगतिवाद के बीज को बोते हैं, अर्थात प्रगतिवाद की झलक दिखलाते हैं। प्रगतिवादी भावना का यह बीज उन्हें युग दृष्टा होने का पुख्त प्रमाण या उनके युग दृष्टा होने का पक्का प्रमाण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत कविता की भाषा शुद्ध भाषा खड़ी बोली हिंदी है। इसमें लाक्षणिकता है, ध्वन्यात्मकता है और साथ ही प्रतीकात्मकता है। यह कविता बादल राग निराला जी की एक उत्कृष्ट रचना है। क्रांति का आवाहन और क्रांति का अंकुरण है। बादलों की गर्जना में प्रतीकात्मकता है जो संपूर्ण समाज को क्रांति की ओर ले जाकर पूंजीवादी मान्यताओं को समूल नष्ट करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार प्रगतिवाद के जन्म से पूर्व ही निराला ने अपनी इस कविता के द्वारा प्रगतिवाद का द्वार उन्मुक्त कर दिया था। अपनी प्रगतिवादी मान्यताओं के साथ ही निराला ने प्रकृति के कठोर रूप के चित्रण के द्वारा एक और जहां प्रकृति की
विकराल स्वरूप का पाठकों को दर्शन कराया, वहीं दूसरी ओर उनके उदार एवं पालक रूप को भी प्रतीक के पाठकों को दिखलाया। मानवीकरण, ध्वन्यात्मकता, प्रतीकात्मकता, श्लेष रूपक एवं वातावरण की सूक्ष्म कलात्मक अभिव्यक्ति के सफल गुम्फन द्वारा निराला जी ने अपनी इस कविता को अत्यधिक सशक्त और बलवान बनाया है, जो आज भी हिंदी के प्रेमियों का कंठहार बनी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी निराला जी द्वारा प्रस्तुत बादल राग कविता आपको पसंद आई है और कविता का भावार्थ भी आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर कविता का भावार्थ आपने समझा है, विशेषताओं से अवगत हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। निराला जी पर राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और भी उनकी कविताओं की व्याख्या मैं वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसका संकेत आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संपूर्ण रूप से निराला के लिए अर्थात उनकी रचनाओं के लिए एक फोल्डर विशेष बना हुआ है। आप वहां भी जाकर निराला जी की रचनाओं को पढ़ के, निराला जी के जीवन से जुड़ी रचनाओं को समझ के उनको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का पाठ आप समझ गए होंगे, और अगर कहीं त्रुटि हो तो आपका सुझाव आमंत्रित है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।